टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होगा जिसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दो से ज़्यादा होगा तो टर्सरी और फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो बाइनरी सॉल्यूशन पे मेनली फोकस करता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग मिला के कहते हैं सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट को देखा जाए तो वो माइनर प्रोपोर्शन में होता है और सॉल्वेंट मेजर प्रोपोर्शन में होता है। उसके बाद हम लोगों को सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का कई सारा मेथड जानना है, जैसे मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम यहाँ पे याद रखना है, लीटर में होता है, इसीलिए मोलरिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है हम लोगों के पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है इसलिए टेम्परेचर का असर उस पर नहीं होगा, तो मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। फिर उसके बाद हम लोगों के पास आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट का एज वेल एज सॉल्वेंट का। तो जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हम लोगों के पास आता है परसेंट। परसेंट में हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग 3 तरीके से बताते हैं परसेंट को, W/W, W/V और V/V। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट हो, ये सॉल्यूशन हो, तब हम लोग उसको कहते हैं W/W। सॉल्यूट का वेट हो और वॉल्यूम हो सॉल्यूशन का तब W/V, और दोनों चीज़ों का सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो तो उसको V/V कहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ हम लोगों के पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको, तो ये है ppm। तो ppm हम लोगों का तब यूज़ होता है जब कोई सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है सो हम लोगों के पास आता है सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस चैप्टर का है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है सॉल्यूट के, और नेचर ऑफ मोल्स पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। और इसमें 4 हम लोगों के पास जो है सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम लोग पहले जान लें। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जैसे इधर हम लोग का प्योर वाटर है और इधर सॉल्यूशन है, तो देखा गया कि इधर से इधर जो है सो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोगों को इधर हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिस मिनिमम प्रेशर से ऑस्मोसिस रुक जाए, द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिखते हैं पाई इक्वल्स टू CRT, और C को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे N/VRT हो जाएगा, और N फिर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो ऐसे ये इक्वेशन बढ़ते जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक चीज़ हम लोग के पास होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर ये जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये प्रेशर उतना लगा दें जितना कि ये मूवमेंट रुक जाए तो कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद भी अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मूवमेंट उल्टा होने लगेगा, मतलब कि सॉल्यूशन में से पानी निकल करके प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, जिसका इस्तेमाल हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में करते हैं। दूसरा जो हम लोग के पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग कहते हैं P0 माइनस PS/P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये इसका जो है सो हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता है। फिर तीसरा हम लोगों के पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड कर देते हैं तो देखा गया कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है ये हम लोग कहते हैं Kb इंटू मोलैलिटी होता है।
KB को हम लोग कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और फिर चौथा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो देखा गया कि उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। और ये कितना घट जाता है उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। KF को हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास, जो कि क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। इसी बीच में हम लोगों के पास दो तीन चीज आता है, जिसमें एक है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में बताया गया कि किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में अगर चेक करें तो वो उसका पार्शियल प्रेशर जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, या सॉल्युबिलिटी हम लोग मोल फ्रैक्शन से डिनोट करें तो सॉल्युबिलिटी जो है सो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और P इक्वल्स टू हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन होता है। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएं, इधर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें, इधर प्रेशर को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा आएगा। इसमें ये जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, ये स्लोप आपको क्या देगा, हेनरीज कांस्टेंट देगा। इसका एप्लीकेशन हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 डिजॉल्व होता है, जिसमें तो हाई प्रेशर पे उसको पैक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 उसमें डिजॉल्व हो सके। और एक दूसरा स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा हीलियम भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम क्या है, उसको डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचाता है। इसके बाद हम लोगों के पास आता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो भी हेनरी लॉ के ही जैसा है, लेकिन रॉल्स लॉ में एक्सप्रेशन में हम लोग कहते हैं कि अगर एक लिक्विड है और उसके साथ दूसरा लिक्विड भी है, दोनों वोलेटाइल है, तो एक लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर वेपर का होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा का जो वेपर का होगा पार्शियल प्रेशर वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से अगर आप इसको P1 को इक्वल लिखना चाहें तो P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन 1, और यहाँ से अगर आप P2 लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा P2 नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। यहाँ पे P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, तो प्योर जो लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर होता है। और ये टोटल अगर आपको निकालना है P टोटल, तो वो P1 प्लस P2 होता है। और इसका फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। फिर उसमें हम लोग कहते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है वो सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। और उसका ग्राफ हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है। उसमें दो तरह का डेविएशन होता है आइडियल सॉल्यूशन से, जिसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर जितना रॉल्स लॉ से आता है उससे बढ़ गया किसी सॉल्यूशन का तो कहते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर उसका वेपर प्रेशर जितना रॉल्स लॉ से आएगा उससे कम हो जाएगा तो कहेंगे कि वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का अगर डिफरेंस लिखने को आए तो बड़ा आसान है। पॉजिटिव डेविएशन में आप सारा टर्म जो है कहेंगे कि डेल्टा H इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव होगा, डेल्टा V जो मिक्सचर का होगा वो भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा H पॉजिटिव कहने का मतलब वो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, मतलब दो चीज़ों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट जाएगा, और उसमें चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर निगेटिव डेविएशन वाला हम लोग के पास होगा तो उसका डेल्टा H भी निगेटिव होगा और डेल्टा V भी निगेटिव होगा। डेल्टा H निगेटिव कहने का मतलब एक्सोथर्मिक, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे H2SO4 को पानी में मिलाएंगे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसका एंथैल्पी का चेंज जो है सो निगेटिव रहता है। और वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह का डेविएशन मिलता है। यहीं पे एक वर्ड आपको मिलता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वैसा सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं कि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही होगा। और एजियोट्रॉप दो तरह का होगा, एक जिसमें कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है जिसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में बात करें तो उसमें देखा गया कि जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट उसके दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, उसमें देखा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप होगा दैट विल बी लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स बोथ द कंपोनेंट्स। तो वो दो तरह का आपको एजियोट्रॉप मिलता है। फिर उसके बाद हम लोगों के पास इसमें एक टॉपिक आता है वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो I का वैल्यू बोला गया कि I का वैल्यू अगर 1 है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा आइडियल, और अगर I का वैल्यू 1 नहीं है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन आइडियल। तो हम लोगों के पास कोई आइडियल सॉल्यूशन परफेक्टली नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ ये वैल्यू जो है हम लोगों का नॉन अदर देन 1 आएगा ही आएगा।
बट बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं कि आइडियल के जैसा बिहेव कर लेता है। और फिर इसमें बोला गया कि ये 1 से अगर इक्वल नहीं है तो दो तरह का पॉसिबिलिटी है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो इसका कारण बताया गया कि कुछ जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाकर के डिसोसिएट कर जाता है, और कुछ जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में जाकर के एसोसिएट कर जाता है। तो एसोसिएशन अगर हो जाता है तब आई का वैल्यू लेस देन 1, और डिसोसिएशन अगर हो जाता है तब आई का वैल्यू मोर देन 1 हो जाता है। और इसमें हम लोग इसका जो है सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया गया अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 1 माइनस 1। ये होगा क्या चीज़ के केस में, तो डिसोसिएशन के केस में, जहाँ पर n क्या है, जैसे NaCl है, NaCl टूटेगा आपके पास Na प्लस में और Cl माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू कहेंगे 2 होगा। अगर आप K2SO4 के बारे में बात करें तो K2SO4 टूटेगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस में, तो यहाँ n का वैल्यू आप कहेंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा और आई का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। दूसरा सिचुएशन है एसोसिएशन के केस में। अगर आपके साथ कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो एसोसिएशन होता है, इसमें अल्फा का वैल्यू हम लोग कहते हैं आई माइनस 1 1 बाई एन माइनस 1। जैसे दो चीज़ ए और ए मिल करके अगर A2 बना लिया तो इसमें हम लोग कहेंगे n का वैल्यू 2 हो जाएगा। जैसे अगर सल्फर के बारे में बात करें तो 8 सल्फर मिल करके S8 बना लिया, तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग कह देंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है सो इसका अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।